कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा तो ऐसे आर्मी चीफ थे कि उन्होंने समुंदर का रुख मोड़ा पीटीआई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। गुज़श्ता रोज़ दो अहम शख्सियात ने दो अहम इंटरव्यूज़ दिए और इंटरव्यूज़ के असरात भी यकीनन आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर देखेंगे। उन शख्सियात में पहली शख्सियत जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके फर्जंद मुनिस इलाही हैं, जिनके पास इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का रिमोट कंट्रोल है, और दूसरी शख्सियत साबिक सदर आसफ अली जरदारी हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मुनिस इलाही ने अपने इंटरव्यू में कौन कौन से इंकशाफात किए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपने राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मुनिस इलाही से। मुनिस इलाही ने गुज़श्ता रोज़ जो अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने इसमें काफ़ी इंकशाफात किए। स्पेशली जो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ है, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह की मनफी मुहिम चलाई गई, जिस तरह उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, तो इस सब का उन्होंने इस इंटरव्यू में अहाता किया। वज़ीराबाद में इमरान खान कातिलाना हमला हुआ, उसमें इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक, पीटीआई के मर्ज़ी के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसकी भी बाबत भी उन्होंने गुफ्तगू की। और बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि हम पंजाब हुकूमत में अगर इस वक्त पीटीआई के साथ मौजूद हैं तो इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है, तो ये आपको बताते हैं। आगाज़ इससे करते हैं कि मुनिस इलाही ने अपने इंटरव्यू में ये बड़ा इंकशाफ किया कि पंजाब में इस वक्त अगर मुस्लिम लीग का पीटीआई के साथ है तो ये किसी और का एहसान नहीं है पीटीआई पर, बल्कि सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेहरबानी है। उन्होंने कहा कि हमने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा था, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक थे कि जी हम किसका साथ दें। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी वजारत आला की ऑफ़र हमें आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हमें ऑफ़र आई है, तो इन दोनों में हम किसके साथ जाने का फ़ैसला करें। तो उनके मुताबिक ये एक बड़ा इंकशाफ भी है, इस पर बात भी करेंगे कि उन्होंने हमें ये कहा कि आप पीटीआई के साथ चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई के साथ गए। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब जो पीटीआई की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, ट्रोलिंग की जा रही है, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, तो उन पर उन्होंने इस पर सख्त तनकीद की और कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मौसम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसने सारी कश्तियाँ जलाकर साथ दिया था, तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा तो ऐसे आर्मी चीफ थे कि उन्होंने समुंदर का रुख मोड़ा पीटीआई के लिए, यानी दरियाओं का नहीं बल्कि समुंदर का रुख मोड़ा पीटीआई के लिए, कदम कदम पर पीटीआई का साथ दिया। और इनको सबको पता है कि पीटीआई का उन्होंने किस तरह साथ दिया, किन मुश्किल हालात में साथ दिया, और अगर पीटीआई किसी जगह फंस जाती, किसी जगह मुश्किलात पेश आती, अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क, तो आर्मी चीफ खुद जाते और उनके लिए मसाइल हल करते। उन्होंने कहा कि इस तरह का ताउन और इस तरह की मदद किसी ने किसी के लिए नहीं की जितनी रिटायर होने वाले आर्मी चीफ इंसाफ और इसकी हुकूमत के लिए की। उन्होंने कहा कि अब उसकी रिटायरमेंट पर उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा ये अफसोसनाक है। मैं तो पीटीआई वालों को कहता हूँ कि अगर किसी को शक हो कि जी उन्होंने कोई साजिश की है तो वो मेरे साथ आके बैठ जाएं, मुझे कायल कर लें, मुझे बता दें, वरना मैं उनको कायल करने के लिए तैयार हूँ कि कमर जावेद बाजवा की इमरान खान हुकूमत में तब्दीली में कोई साजिश शामिल नहीं थी। ये इनका जो प्रोपेगेंडा है ये मनफी प्रोपेगेंडा है, ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। और वज़ीराबाद हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिम लीग काफ इस हवाले से रुकावट दी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें जो इमरान खान जिन लोगों के नाम शामिल करना चाहते थे तो वो शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने तो पीटीआई के सारे मेंबरान की मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में ये पेशकश की थी कि आप अपना ऐसा कोई वैसचो हमें दे दें, हम उसे कल ही वहाँ तैनात कर लेते हैं और फिर आप जिन लोगों के भी नाम शामिल करना चाहते हैं उसकी एफआईआर
हो जाएगी। ये के पास इतने 62 लोग वजीर मुशीर हैं, लेकिन किसी ने एक SHO भी हमें नहीं दिया कि जिसको हम वहाँ लगाए और वो इमरान खान की मर्जी की FIR कर सके। तो उन्होंने कहा कि इसमें काफ लीग का कोई कसूर नहीं है, कसूर उन्हीं लोगों का है जिनको हमने पेशकश की थी और उन्होंने इस पेशकश से फ़ायदा नहीं उठाया। पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें तहलील करने के हवाले से उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मेरी मुलाकात हो गई है गुज़िश्ता रोज़, और हमने उन्हें कह दिया है कि आप जब चाहेंगे हम इसलिए तहलील कर देंगे। लेकिन जब उनसे उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर हमें आइंदा बजट पेश करने दे दिया जाए तो ये बेहतर होगा। कि सारी गुफ्तगू में एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम लीग काफ इस वक्त अगर PTI के साथ खड़ी है, पंजाब में मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला है और पंजाब से मुस्लिम लीग नून PDM बेदखल हो चुकी है, तो ये किसी और का एहसान नहीं है PTI पर, बल्कि कमर जावेद बाजवा का एहसान है, सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ का एहसान है। और उसका एतराफ़ आपने ख़ुद इंटरव्यू में सुन लिया जो मुनिस इलाही ने गुज़श्ता रोज़ दिया था। और इस तरह की इतलात तो पहले दिन से ही आ रही थी कि मुस्लिम लीग काफ, जिनके मुस्लिम लीग नून के साथ बाकायदा मामलात तय पा चुके थे और दुआ खैर हो चुकी थी, अचानक उनका PTI के साथ जाना और वजारत आला वहाँ से लेना, हालांकि मुस्लिम लीग नून भी उन्हें वजारत आला की पेशकश कर चुकी थी, दे चुकी थी, दुआ खैर हो चुकी थी। तो इसमें किरदार जो था वो सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ का था। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू में जो मुनिस इलाही हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये कह दिया है कि हम जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर जो है वो PTI के साथ गए थे। तो ये आखिर में जाते जाते हुए भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कम अज़ कम PTI पर ये एहसान ज़रूर किया है। मुस्लिम लीग नून को अगर खड़े लेन लगाया है तो PTI पर एहसान किया है। उसकी वजह से ही पंजाब का किला इस वक्त जो है वो अमलन जो है PTI के पास है। और मुस्लिम लीग नून अगर मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त PDM की हुकूमत वफाक में मुश्किलात का शिकार है, तो इसकी वजह पंजाब का जो किला है वो उनके हाथ से निकलना है। क्योंकि अगर पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास होता तो शायद इमरान खान इस वक्त दफाई पोजीशन पर होते। इसमें और भी बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं कि किस बुनियाद पर, किन वजूहात की बुनियाद पर जनरल कमर जावेद बाजवा है उन्होंने ये राय दी कि मुस्लिम लीग काफ जो है PTI का साथ दे। यकीनन उनके जहन में सवालात हो सकते हैं, और चूँकि ये बहस शुरू हो गई है तो यकीनन जो ये सवालात हैं ये भी सामने आएंगे कि उनके इसमें मकासद क्या थे और वो इससे क्या हासिल करना चाहते थे। लेकिन मुनिस इलाही ने बगदोश होने वाले जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ ट्रेंडिंग, ट्रोलिंग, मनफी प्रोपेगंडे और उन पर गद्दारी जैसे इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत की और कहा कि वो PTI के मौसन थे और मौसनों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। तो ये तो हमने आपके साथ गुफ्तगू की मुनिस इलाही के इंटरव्यू के हवाले से। आखिर में जो एक बात जहन में आती है वो ये आती है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगर मुनिस इलाही को या परवेज़ इलाही को ये कहा कि आप PTI का साथ दे दें, तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की गुज़श्ता साल यानी 2021 के फरवरी में सियासत से दूर हटने, सियासत से ख़ुद को किनारा कश करने की जो पॉलिसी थी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस हिदायत के बाद, इस राय के बाद उस पर भी सवालिया निशान नहीं खड़ा कर दिया है। ये इस तरह एक सवाल है कि जिससे आने वाले दिनों में मज़ीद सवालात भी जन्म लेंगे। साथ आपके साथ जो PPP के जो रूही रवा हैं साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाएँ और इस हवाले से वो खासे सरगर्म भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो साथी बकौले उनके जो गुमराह हो चुके हैं तो हम उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी ज़्यादा कोशिश इस बात पर भी है कि जो मुस्लिम लीग काफ है, अगर परवेज़ इलाही नहीं आना चाहते तो मुस्लिम लीग काफ के जो बाकी अरकान हैं पंजाब में किसी तरीके से भी चौधरी शुजात वाला कोई फार्मूला इस्तेमाल करके उन्हें चौधरी शुजात के पास लाया जाए और उनसे ये ऐलान कराया जाए कि जी हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और फिर गवर्नर को ये कहा जाए कि आप वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह दें और यकीनन वो फिर एतमाद का वोट तो नहीं ले सकेंगे। तो इसके नतीजे में जो है आला के लिए दोबारा इलेक्शन होगा और फिर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से शायद किसी और को ये मौका दिया जाए कि वो वज़ारत आला का उम्मीदवार हो। और जरदारी तो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है। तो जरदारी के जो हिकमत अमला होती हैं वो काफ़ी हैरत अंगेज़ होती हैं, बल्कि मौज़ाती होती हैं।
تو کیا اب وہ پنجاب یا KPK میں KPK میں تو مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ PTI کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ PTI میں تو یہ چیزیں ناممکن نظر آ رہی ہیں۔ فارمولہ اگر پنجاب میں چلنا بھی ہے تو یقیناً مسلم لیگ کاف کے حوالے سے ہی چلے گا، اور مسلم لیگ کاف کے اندر سے ہی کوئی اختلافات پیدا کیے جائیں گے، یا اس طرح کی کوئی پالیسی اختیار کی جائے گی کہ جو کاف لیگ کے جو 10 اراکین ہیں پرویز الہی سمیت، اگر باقی اراکین جو ہیں ان کو کوئی وزارتوں کی یا اس طرح کی پیشکشیں کی جائیں اور وہ قبول کر لیں، یہ تو ہم ممکنات کی باتیں کر رہے ہیں، ناممکن بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ بھی کاف لیگ کو دے دی جائے، کسی اور ممبر کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور مسلم لیگ نون ساتھ ہو جائے، اور اس صورت میں وہ پرویز الہی فارغ ہو سکتے ہیں، اور جو اس عمران خان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اس وقت کوشش ہے وہ ناکام ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ زرداری نے جو نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ وہ ان سب جو 6 جنرل سے ان میں جنرل عامر کو ہی وہ ذاتی طور پر جانتے تھے، اور ان کا اگر چھٹا نمبر نہ ہوتا تو یقیناً وہ ان کے لیے کوشش کرتے کہ وہ آرمی چیف بن جائیں، لیکن ان کا چونکہ نمبر چھٹا تھا تو وزیر اعظم نے انہوں نے کہا کہ بقول آصف علی زرداری کے وہ شریف آدمی ہیں، یہ ان کی ڈسکریشن تھی، ان کا دائرہ اختیار تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے سینئرٹی بنیادوں پر، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے مخالفین کے منہ بھی بند ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اگر ایک اچھی روایت ڈالی ہے تو یقیناً اس کو سراہا جانا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے جو عمران خان کے سائفر والا معاملہ تھا، جو بیرونی سازش والا معاملہ تھا، تو اس پر بھی کافی سوالات اٹھائے اس انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا کہ سازشی سائفر کی باتیں سارے امیچور باتیں ہیں۔ پرچہ لہرا کر عمران خان نے جھوٹا بیانیہ گڑھا، اور ساتھ ساتھ خود کو زندگی بھر کے لیے امریکہ کے بیڈ بک میں شامل کیا ہے۔ کہا کہ اگر عمران خان نے خود کو امریکہ کے بیڈ بک میں بلا وجہ شامل کرنا تھا تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ اس بات پر بضد ہیں اور بضد تھے کہ پاکستان بھی امریکہ کی بیڈ بک میں شامل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کیوں بیڈ بک میں شامل ہو جائے جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم خود امریکہ سمیت تمام عالمی دنیا کے ساتھ برابری کی سطح پر مساوی تعلق چاہتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی انات کے لیے، اپنے ذاتی سیاست کے لیے کسی اور ملک کو پاکستان کی سیاست میں گھسیٹنا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان کی سوچ چھوٹی ہے، وہ چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان غلط فیصلے کرتے تو پاکستانی قوم کے لیے مشکل ہوتی، سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت اگر ہم سیاست ہار بھی رہے ہیں، ہم نے سیاست نہیں بچانی، ہم نے پاکستان کی معیشت بچانی ہے، اور ہم نے اولین ترجیح معیشت کو دی ہوئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت سنبھل جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہم برطانیہ کی ڈیموکریسی کو ہی دیکھ لیں، وہاں کتنے وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، جمہوریت میں جتنے ایشوز آتے ہیں جمہوریت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ میں صدر تھا تو میں نے خود اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کیے، میری یہ اپنی سوچ تھی کہ 18ویں ترمیم لائیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہمیں اپنے دھرتی سے پیار ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے۔ اور نے کہا کہ میرا بیٹا بلاول بھٹو زرداری میچور ہے، ذمہ دار ہے، میری بیٹیاں انہوں نے کہا کہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنے ماں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ آرمی چیف بنے ہیں، میں ان کو زیادہ نہیں جانتا، اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف جنرل عامر کو جانتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے آرمی چیف ادارے کے فیصلے پر آیا ہے، یہ بہت سینئر ہیں، جنرل باجوہ نے مجھے ایکسٹینشن کا نہیں کہا، وزیر اعظم کو کہا ہو تو اس کا مجھے علم بھی نہیں ہے۔ کہا کہ آئندہ انتخابات سے قبل عمران خان نائل بھی ہو سکتے ہیں اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے تو سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا ہوگا، اور سیاسی قوتوں کو مل بیٹھ کر ہی پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے لائے عمل کرنا ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا ہوگا اگر انہوں نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے، معاشی تباہی سے بچانا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان نہیں بیٹھیں گے تو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے کنارہ کش ہو چکی ہے، تو عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کو پکاریں گے اور اسٹیبلشمنٹ مدد کو نہیں آئے گی تو یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئے انتخابات کے فیصلے کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نئے نگران سیٹ اپ کے فیصلے کرے۔ یہ فیصلے اب عمران خان نے کرنے ہیں، یہ فیصلے شہباز
शहबाज शरीफ ने करने हैं, ये फैसले हुकूमत अपोजिशन ने करने हैं। अगर ये साथ बैठेंगे तो वो तो सियासतदान ही नहीं है कि जो मामलात हल न कर सके, लेकिन मामलात तब हल होते हैं, मुश्किल चीज़ों के फैसले तब होते हैं कि जब ये सियासतदान बैठते हैं। तो इमरान खान को अंगेज करना चाहिए, ये फ़र्ज़ हुकूमत का बनता है कि इमरान खान को अंगेज करे। इमरान खान का भी इस हवाले से ये फ़र्ज़ बनता है कि इस हवाले से ख़ुद वो नहीं बैठना चाहते, यकीनन नहीं बैठना चाहते, क्योंकि वो इस तरह के मुज़ाकरात उन्होंने कभी किए नहीं हैं। ये तो सबको इल्म है कि जब वो बरसर इक़्तिदार थे तो उनके लिए भी मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही करती रही है, या परवेज़ खटक करते रहे हैं, असद उमर करते रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी करते रहे हैं। कभी वो खुद मुज़ाकरात में इस तरह शामिल नहीं हुए, पोजीशन के साथ बैठना तो उन्होंने कभी गवारा किए ही नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि वो कहते हैं ये चोर हैं, चोरों के साथ मैं बैठता नहीं हूँ। बहरहाल आइंदा इंतखाबात के हवाले से अब चूँकि ये हुकूमत है, जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, और बरसर इक़्तिदार लोग बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ, वज़ीर आज़म के साथ अपोजिशन को, PTI को बैठना पड़ेगा, ताकि आइंदा इंतखाबात के तारीख़ के हवाले से भी कोई लायामल तय हो, निगरान सेटअप के हवाले से भी लायामल तय हो। हुकूमत अपोजिशन बैठ जाए तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये आसानी के साथ हल हो जाएंगी, और इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने की ज़रूरत होगी, और ना ही हुकूमत को असम्बलियाँ बचाने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आएगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।